नमस्कार, पेश है अब तक की 20 सबसे बड़ी खबरें। खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आखिरी में एक प्रश्न पूछा जाएगा। राहुल गांधी बोले लोगों को 100 दिन में मोदी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट कर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश अगले 100 दिनों में उनके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा। राहुल ने कहा, महाराज ये चीखें हैं लाखों बेरोजगार युवाओं की, परेशान किसानों की, उत्पीड़ित दलितों और आदिवासियों की, सताए अल्पसंख्यकों की, छोटे बर्बाद हो चुके कारोबारियों की। सभी आपके अत्याचार और आपकी अक्षमता से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। राहुल ने ट्वीट किया, 100 दिनों में वे सभी मुक्त हो जाएंगे। योगेंद्र यादव ने महागठबंधन पर ली चुटकी, कहा यह खोखले लोगों का जमावड़ा है। विपक्षी पार्टियों के एजेंडों पर शंका जाहिर करते हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि महागठबंधन एक बड़ा मजाक है और यह विचाराधीन खोखले लोगों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी नेता जो भाजपा विरोधी या मोदी विरोधी होने का दावा कर रहे हैं वह भी इन्हीं की तरह लोकतंत्र विरोधी और भ्रष्ट हैं। यादव ने कहा, कोलकाता में एक बड़ी रैली हुई लेकिन विचारधारा कहाँ है, आपका एजेंडा कहाँ है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं हुई और ना ही बेरोजगारी पर। मेरा मानना है कि इस गठबंधन के पास कोई दिशा दृष्टि नहीं है। पीएनबी फ्रॉड का आरोपी मेहुल चोकसी ने छोड़ी देश की नागरिकता, जमा कराया भारतीय पासपोर्ट। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देकर एंटीगा में बैठे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने अब भारत की नागरिकता भी छोड़ दी है। चोकसी ने सोमवार को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। चोकसी ने एंटीगा हाई कमीशन में पासपोर्ट जमा कर दिया है। गौरतलब है कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। घोटाले से पर्दा उठने से पहले वह जनवरी में देश छोड़कर चला गया था। इसी केस में उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है। नागरिकता छोड़ने के लिए चोकसी को $177 का ड्राफ्ट जमा कराना पड़ा है। चोकसी ने हाई कमीशन को बताया कि उसने नियमों के तहत एंटीगा की नागरिकता ले ली है और भारत की नागरिकता छोड़ दी है। चोकसी के प्रत्यर्पण में जुटी सरकार के लिए यह झटका माना जा रहा है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकुट्टू के दौरान 2 लोगों की मौत, 40 लोग हुए घायल। तमिलनाडु में पुदुकोट्टई जिले के वीरालीमलाई में पारंपरिक खेल प्रतियोगिता जलीकुट्टू के दौरान सांडों की भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सांडों को काबू में करने वाले 40 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि रविवार को आयोजित जलीकुट्टू में सबसे ज़्यादा संख्या में सांडों को मैदान में उतारने से इसका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर की कोशिश से वीरालीमलाई में सांडों को काबू करने वाले इस खेल में 1354 सांडों को शामिल किया गया। 424 लोग इन सांडों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। जलीकुट्टू को इरथा झूलथल के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें लोग बैल को वश में करते हैं। यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। जलीकुट्टू लगभग 2000 से अधिक सालों से खेला जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में पड़ सकता है खलल, बारिश और ठिठुरन के भी आसार। दिल्ली एनसीआर समेत पहले ही देश भर में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर मौसम का हाल कैसा रहेगा ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल इस दिन हर जगह कार्यक्रम होंगे, ऐसे में मौसम काफ़ी महत्व रखता है। मौसम विभाग के अनुसार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में बारिश के बीच ही लोगों को गणतंत्र दिवस मनाना पड़ सकता है। बारिश के चलते इस दिन भी ठिठुरन बढ़ सकती है। जेल में बंद शशिकला को मिली वीआईपी सुविधाएं, आरटीआई में हुआ खुलासा। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके की पूर्व नेता शशिकला को जेल के नियम तोड़कर वीआईपी सुविधाएं दी गई। आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता नरसिम्हा मूर्ति ने बताया कि 295 पन्ने की रिपोर्ट में तत्कालीन डीआईजी डी रूपा के जुलाई 2017 के उन दावों की पुष्टि हुई है जिसमें कहा गया था कि जेल में शशिकला को विशेष सुविधाएं दी गई और उन्हें अलग किचन मुहैया भी कराया गया। गृह विभाग के जनसंपर्क अधिकारी एम.आर. शोभा ने आरटीआई का जवाब मुहैया कराया। इस पर बयान देते हुए डी रूपा ने कहा, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही थी वो सच है। मेरी बात सही साबित हुई है और इसके लिए मैं खुश हूँ। शशिकला ने जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जेल अधिकारियों को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। गुजरात और महाराष्ट्र में 7 घंटे के भीतर भूकंप के 4 झटके। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर गुजरात में भूकंप की तीव्रता जहां 4.1 मापी गई, वहीं महाराष्ट्र में भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के पालघर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करते ही अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की वजह से अब तक किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 7 घंटों में भूकंप के 4 हल्के हल्के झटके आ चुके हैं। बार बार भूकंप आने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
वहीं इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 3.3 की तीव्रता थी। हिमाचल के चंबा जिले के कई हिस्सों में दोपहर 12:31 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान का खबर नहीं है। योगी सरकार को कुंभ से 1200 अरब रुपये की आमदनी का अंदाजा। भारतीय उद्योग मंडल परिसंघ ने अंदाजा लगाया कि कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1200 अरब रुपये रेवेन्यू के रूप में मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाला कुंभ मेला हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, मगर इसके आयोजन से जुड़े कार्यों में 6 लाखों से ज़्यादा कामगारों के लिए कुंभ से रोजगार पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले के आयोजन के लिए 4200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि साल 2013 में आयोजित महाकुंभ के बजट का 3 गुना है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बनेंगे दूल्हा। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 26-27 जनवरी को हार्दिक गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में किंजल पटेल के साथ साधारण तरीके से शादी करने जा रहे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक के पिता भरत पटेल और उनके करीबी रिश्तेदार ने इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि हार्दिक की तरफ से अभी इस बारे में कुछ बयान नहीं आया है। 25 साल के किंजल पटेल गुजरात के वीर मकान की रहने वाली हैं। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ सूरत में रह रही हैं। किंजल पारिक पटेल समुदाय से हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है। अब वो फिलहाल लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर नहीं लग रहा ब्रेक। लगातार 12वें दिन भी बढ़ेंगे डीजल पेट्रोल के दाम। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। दिल्ली में फिर पेट्रोल 71 रुपये लीटर से ऊपर के भाव मिलने लगा है। डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। बाजार विश्लेषक बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है, जिससे पेट्रोल और डीजल की महंगाई में उपभोक्ताओं को रोज मिल रहे झटके से निजात पाने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। राज्यसभा में सिटीजनशिप बिल का विरोध करेगी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा में असम नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल का विरोध करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दों को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद त्यागी ने कहा कि अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर उनकी पार्टी का पुराना रुख बरकरार है। अमीरी का नया आंकड़ा। भारत में 9 अमीरों के पास ही 50% लोगों से ज़्यादा संपत्ति। एक रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में मौजूद करोड़पतियों की संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन करीब 2200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। देश की जनसंख्या के कुल 1% लोगों की संपत्ति बीते साल 39% के अनुसार बढ़ी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब आधी आबादी की आर्थिक ग्रोथ बीते साल काफ़ी कम गति से आगे बढ़ी। 50% से अधिक लोगों की संपत्ति में 3% के हिसाब से इजाफा हुआ। वहीं अगर वैश्विक तौर पर देखें तो दुनिया के करोड़पतियों की संपत्ति में प्रतिदिन 12% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई, जबकि दुनिया भर में मौजूद गरीब लोगों की संपत्ति में 11% का घाटा देखने को मिला है। देश के सबसे अधिक 9 अमीरों के पास कुल जनसंख्या के 50% की संपत्ति से अधिक संपत्ति है। कमलनाथ के मंत्री बोले आरएसएस देता है बम बनाने की ट्रेनिंग। शिवराज ने बताया मानसिक दिवालियापन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह के बयान ने नया विवाद खड़ा हो गया है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने आरएसएस पर बम बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया है। दरअसल पत्रकारों ने गोविंद सिंह से मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए गोविंद सिंह ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही आरएसएस पर गंभीर आरोप भी लगाए। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आरएसएस जो है वह हथियार बनाने की, एटम बम बनाने की, विस्फोट करने की और हथगोला बनाने की ट्रेनिंग देता रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज चौहान ने ट्वीट कर कहा कि सीएम कमलनाथ जी के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान कि आरएसएस हथियार हथगोले बनाने की ट्रेनिंग देता है हास्यास्पद और अज्ञानता का द्योतक है। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, 3 सालों से एक ही जगह पर डटे अफसर हटाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने कदमताल शुरू कर दिए। चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर उन तमाम अधिकारियों को बदलने के निर्देश दिए हैं जो पिछले 3 साल से एक ही जगह पर डटे हैं। उन अफसरों को भी ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है जिनका 3 साल का कार्यकाल 31 मई को पूरा होगा। इनमें उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के अलावा सहायक आयुक्त, एसएसपी, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, तहसीलदार जैसे अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे अफसरों की सूची बनाना शुरू कर दी है। ऐसे में अगले 15 दिनों में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं।
अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, आधार कार्ड और मोबाइल भी जब्त। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बांग्लादेशियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, आधार कार्ड व नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी कचरा बीनने का काम करते थे। बता दें कि खुफिया विभाग की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार मथुरा के शेरगढ़ थाने के पुलिस ने LIU रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी लोग बिना पासपोर्ट के इंडिया में आकर रह रहे थे। यह सभी बांग्लादेशी शेरगढ़ कस्बे में कूड़ा बीनने का काम करते थे। वहीं पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट करेंगे भारतीय EVM को सबके सामने हैक। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर EVM पर चर्चा शुरू हुई है। EVM की सुरक्षा पर काफ़ी राजनीतिक दल पहले ही सवाल उठा चुके हैं। इस बीच सोमवार को लंदन में कुछ एक्सपर्ट भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले EVM को हैक करके दिखाएंगे। इस हैकिंग का प्रसारण लाइव किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि EVM को हैक करना काफ़ी आसान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप में मौजूद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन IGA की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट को बुलाया गया। गौरतलब है कि बीते कई चुनावों में राजनीतिक दलों ने EVM के हैक होने के आरोप लगाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दावोस में होगा दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होगा आगाज। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 5 दिनी सालाना आयोजन आज से शुरू हो गया है। इसमें दुनिया भर से कारोबार, राजनीतिक, मनोरंजन, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हुए हैं। भारत से इस सम्मेलन में नामी उद्योगपतियों समेत राजनीति के दिग्गज और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला इस बार सम्मेलन के चेयरमैन होंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति यूली मारर, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इटली के प्रधानमंत्री गैस्पी कोंट, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक और इस तरह की अन्य संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। नहीं रहा दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। दुनिया के सबसे वृद्ध 113 वर्षीय व्यक्ति की मौत उत्तरी जापान स्थित उनके घर में हो गई। उनके परिवार ने बताया कि मसाजो नोनाका की मौत रविवार को तड़के ओसारे स्थित उनके घर में हुई। यह स्थान जापान के उत्तर में स्थित होकाइडो के मुख्य द्वीप में है। पिछले साल उनकी उम्र 112 साल और 259 दिन हुई, जिस पर उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया था। नोनाको का जन्म 25 जुलाई 1905 को हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर कमाई का तूफान, साल की पहली 100 करोड़ी फिल्म बनेगी उरी। विकी कौशल स्टारर फिल्म उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर पैसे की बरसात कर दी है। ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही आदित्य धर की उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने अपने रिलीज के 10वें दिन यानी रविवार को 13 करोड़ 77 लाख रुपये का बम्पर कलेक्शन किया। फिल्म की कुल कमाई अब 98 करोड़ 94 लाख रुपये हो गई है। फिल्म को 8 करोड़ 20 लाख रुपये से ओपनिंग मिली थी। ये साल की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म होगी। साथ ही नए साल को पहले ही महीने में ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाएगी। न्यूजीलैंड को टक्कर देने ऑकलैंड पहुंची टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम 23 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज में खेलने के लिए रविवार को ऑकलैंड पहुंच गई। भारतीय टीम 3 हफ्ते के दौरे में 5 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी। भारतीय टीम सोमवार को सुबह नेपियर के लिए रवाना होगी, जहां बुधवार को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। आज का प्रश्न है, किंजल पटेल कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किंजल पटेल कौन है? आप अपने प्रश्न का उत्तर नीचे लिखी ईमेल ID पर दे सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए बने रहिए हमसे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।